गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो आज नया टॉपिक है, तो सब लोग लगा लें हेडिंग, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो कई बार आपकी बुक्स में एक और नाम होता है इसका, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेसिकली दोनों सेम चीज है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करें बात, तो देर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बात ये भी करेंगे कि दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है, बट पहले ये समझते हैं जो कि हमारा बेसिक टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए न्यूट्रल गैसियस एटम in its ground state takes up an extra electron, means takes up an electron to form a neutral ion is called electron affinity। ठीक है, तो देखिए क्या होगा जब कोई भी एक एटम है वो अपनी न्यूट्रल स्टेट में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एटम मान के चल रहा हूं ए है, कोई एटम क्या है, ए है, विच इज इन द गैसियस स्टेट विल एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा ए नेगेटिव, अनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस प्रोसेस मींस जब कोई एटम, न्यूट्रल गैसियस एटम है, अपनी ग्राउंड स्टेट में है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो एनाइन में कन्वर्ट हो गया। तो उस केस में द एनर्जी रिलीज्ड, जो भी एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेसिकली स्टूडेंट होता क्या है ये समझिए कि जब कोई भी एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में है और उसके बाद आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर मैं छोटा सा आपको क्लियर भी ये कर दूं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई ए, इसको ई ए से करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, तो बस बेसिक सा एक मतलब डिफरेंस है, नोट करें इसको। हालांकि हम लोग डिटेल में बाद में केमिकल बॉन्डिंग पे करेंगे एक्सप्लेन, बट फिलहाल ये समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये हमेशा क्या होगी स्टूडेंट, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव होगी। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगी। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी चीज। ठीक है, अब आप, मैं आपसे कहूं कि डिफाइन ये करिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। चलो एफिनिटी तो आपको ये समझ में आ गया कि देखिए सपोज ये आपके पास कोई न्यूक्लियस था। ठीक है, इस न्यूक्लियस के बाहर से एटम है, ये इसकी वैलेंस सेल होगी सबसे बाहर, इस वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, बेसिक सी चीज है। अब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आप डाल रहे हो बाहर से, दिस इज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जब आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, देखो द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन न्यूट्रल गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट टेक्स अप एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए नेगेटिव आयन। तो जब ये बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो स्टूडेंट क्या होगा उसकी वजह से, देखो ऑलरेडी उसके वैलेंस सेल पे तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो जो एक्स्ट्रा बाहर से आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन, जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड इस आइटम के अंदर करने वाले हो तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वो वैलेंस सेल पे ऐड होगा, और वैलेंस सेल में डेफिनेटली कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो देयर विल बी रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, देयर विल बी रिपल्शन। सो टू मिनिमाइज दिस रिपल्शन, इस रिपल्शन को कम करने के लिए ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी बाहर ये करेगा, मींस रिलीज करेगा। मीन जैसे ही क्या होगा, रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और वही चीज क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। आई थिंक बेसिक सी चीज है, आपको समझ में आ गया होगा। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो, ये एक थोड़ा सा बेसिक टर्म है। इसमें क्या होता है कि जब एक मोल इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो किसी एक मोल गैसियस एटम के ऊपर, आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसका एक मोल में एक मोल ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो जो भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपकी बुक में एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी मतलब लिखा हुआ है, तो आप इसको इजीली कैसे कर सकते हैं डिफाइन, नोट करें, द एनर्जी रिलीज्ड या द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज या एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is added to 1 mole of isolated gaseous atom in an element। ठीक है, बस आप ये समझ जाओ कि जब हम कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखिए कि जब हम कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन से ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी।
इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वैल्यू से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको यह समझना है कि जो नेगेटिव वैल्यू है इसका मतलब कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही स्टूडेंट, रिलीज हो रही है। ठीक है, आई थिंक आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गया समझ में। बिल्कुल लेमैन की डेफिनेशन में मतलब ये समझाओ कि कोई भी एटम है, उस एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो आप, तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आई थिंक इट इज क्लियर। अब देखो इसकी जरूरत क्या है, मतलब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे कोई भी एटम हो सकता है। सपोज एक्स है ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया स्टूडेंट, ये अपनी गैसियस स्टेट में है, तो ये क्या बन गया, एक्स नेगेटिव गैसियस। ये आयन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो कोई भी एटम आयन में कन्वर्ट हो सकता है, एनाइन बन सकता है। तो एनाइन का फॉर्मेशन किसकी वजह से होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको कुछ वैल्यूज एनसीईआरटी में दी होंगी, जैसे आपको फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह की वैल्यूज भी होंगी, वहां पर नेगेटिव में होता है। सपोज नेगेटिव 400 बोलता है, फिर नेगेटिव 273 किलो जूल पर मोल भी बोलता है। देखो यूनिट मैंने लिख दी है ऊपर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो सकता है, किलो जूल पर मोल हो सकता है जो एनर्जी रिलीज हो रही है, या फिर किलो कैलोरी पर मोल में हो सकती है। ठीक है, तो ये नेगेटिव वैल्यू से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो जहां पर जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, मोर नेगेटिव वैल्यू, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगा। क्या होगा, ध्यान से इस पॉइंट को नोट करें। ये मोर नेगेटिव फिर वहां पर मैथमेटिकल टर्म्स में ले आते हो आप कि ये तो नेगेटिव है तो ये कम होगी, ये कम नेगेटिव है तो ये ज्यादा होगी। बस आप इस चीज को ध्यान करो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए अगर ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, बहुत ध्यान से करेंगे इसको नोट, कि मोर नेगेटिव वैल्यू, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। मोर नेगेटिव वैल्यू विल इंडिकेट्स दैट देयर इज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उसका ज्यादा है। इसका मतलब मोर इजी विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, वो बहुत आसानी से आपका मतलब क्या बना लेगा, एनाइन का फॉर्मेशन ये कर लेगा। ठीक है, तो क्या समझ गए आप कि जिसकी नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। बोलो बात समझ में आ गई। बिल्कुल आसान चीज है, इसको आप बुक से एक बार ये देख लेंगे तो डेल्टा एच वैल्यू, डेल्टा ई वैल्यू, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कई बार आपको क्या बोल देगा, डेल्टा एच ई जी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, बस इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड एटम फॉर एन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो ये चीज तो आपको बिल्कुल आसानी से ये समझ में आ गई कि भाई ये नेगेटिव वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जैसे मैं आपको ये समझा दूं कि इसके कुछ फैक्टर्स है। देखिएगा फैक्टर्स है, ध्यान से देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो वन बाय वन हम इन फैक्टर को भी मतलब समझ लेंगे कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट मतलब कर सकते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अब आप ध्यान से इस चीज को मैं एक्सप्लेन भी ये मतलब करूंगा वन बाय वन, पहले आप इन मतलब फैक्टर्स को नोट कर लें, फिर यहाँ पर रफ वर्क हो जाएगा। तो इसलिए आप इतना जो पॉइंट 1 2 3 4 और 5, इन 5 पॉइंट को मतलब नोट कर लें, फिर हम वन बाय वन इन चीज को एक्सप्लेन भी मतलब कर लेंगे। ठीक है, तो करिए नोट। आई, तो पहला फैक्टर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज की। मींस एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम होगी, एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। मींस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आप समझो मेरी बात को, ये एक न्यूक्लियस है, ये छोटा एटम है। ठीक है, एक एटम का न्यूक्लियस, ये पहला सेल, और ये दूसरा सेल मान लीजिए इससे भी बड़ा है ये, तो इसके वैलेंस सेल पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। भाई देखिए यहां पर सीधे फैक्टर पे आ जाइए, साइज अगर बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। ठीक है, अब देखिए आप मुझे बताइए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा ना, ये तो इसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा, और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन इसकी सबसे मतलब न्यूक्लियस से यहां तक की डिस्टेंस है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यही तो ऐड होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये साइज छोटा है, तो इसलिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो साइज के इनवर्सली मतलब प्रोपोर्शनल है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है, कहां पर, मैंने ये क्यों एग्जांपल दिया अभी आपको समझ में आएगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है कुल हमारे पास। पहला है फ्लोरीन एंड क्लोरीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अब आपको ये पता है, देखो ये हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटस्टीन।
ठीक है। तो किसी भी ग्रुप में जब हम नीचे ऊपर से नीचे को आते हैं तो स्टूडेंट साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो डेफिनेटली फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज ये मतलब बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी अधिक होनी चाहिए, फ्लोरीन और क्लोरीन, लेकिन ये ऑर्डर ऐसा नहीं होता है। इसका रीजन क्या है, ये देखिए, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस, ठीक है, ये फ्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे मतलब कई बार। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ क्लोरीन। थोड़ा सा साइज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मतलब बड़ा हो जाएगा। तो क्लोरीन के भी 17 2 8 7, आउटर मोस्ट सेल में क्लोरीन के भी कितने इलेक्ट्रॉन है, देयर आर 7, 4 5 6 एंड 7। अब आप दोनों में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, दोनों में क्या ऐड कर रहे हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, बहुत ध्यान से इस चीज को देखेंगे कि क्लोरीन का जो केस है, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज क्लोरीन। तो फ्लोरीन का साइज ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, ठीक है, उसके ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं। अब आप बाहर से 7वां इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। यानी कि फ्लोरीन के केस में देखो, इतनी छोटी सी जगह पे 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि एक मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करो। तो उस केस में क्या होगा, यहां पर रिपल्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोर रिपल्शन। हालांकि रिपल्शन यहां पर भी होगा, बट इस केस में थोड़ा सा साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया क्लोरीन का। तो क्लोरीन का साइज क्या, थोड़ा सा मतलब बड़ा हो गया। तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से ऐड हो जाएगा। मींस द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन था पहला जो कि आपने देखा है कि हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, क्लोरीन की, किससे, फ्लोरीन से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। जैसे पढ़ेंगे आगे अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फ्लोरीन की ज्यादा होती है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है, बिकॉज ऑफ, हालांकि साइज तो क्या था भैया, साइज तो फ्लोरीन का छोटा था, लेकिन छोटा साइज होने की वजह से ही क्या हो गया, उसमें रिपल्शन भी हो गया। क्या हो गया, रिपल्शन भी हो गया। तो ड्यू टू दिस रिपल्शन यहां पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो पहला फैक्टर हमको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर एटॉमिक साइज। ठीक है, आइए दूसरा फैक्टर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ये तो आपको मतलब पता ही है, अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मतलब पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना, देखिए ये तो आपको अच्छे से ये पता है कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के अंदर चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को अट्रैक्ट होंगे। तो बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो वो भी आसानी से ऐड हो जाएगा। यहां पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो उस केस में क्या होगा कि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो उस केस में बाहर से इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो आसानी से क्या होगा, इस पे ऐड हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाइए तीसरा फैक्टर। आई थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में इसी के बारे में मतलब ये पढ़ा हुआ है, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट, या इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा था हमने। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है शील्डिंग इफेक्ट। मतलब अगर शील्डिंग अच्छी है, अच्छी शील्डिंग है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। शील्डिंग पुअर है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। मतलब आप ये समझो, जैसा इसको बताने की वैसे जरूरत है नहीं, देखिए ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर से सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट सेल है इलेक्ट्रॉन। अब यहां से आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो स्टूडेंट, ऐड कर रहे हो। अगर शील्डिंग अच्छी है, मतलब ये जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है ये इसको रोक पा रहे हैं, तो इस केस में ये मुश्किल से ऐड होगा। अगर शील्डिंग पुअर है, नहीं रोक पा रहे हैं, तो उस केस में आसानी से ऐड हो जाएगा। बस अपोजिट है दोनों का रिलेशन, याद रखें इसको। बट ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं स्टूडेंट, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रही होंगी, कुछ आपके डाउट्स होंगे जरूर, बट हम कोशिश ये करेंगे कि एक अलग से सेक्शन रख के उसमें आपके डाउट्स को ले लें। लेकिन इसको ट्राई कर बुक से पढ़ने की कोशिश भी करिएगा, एनसीईआरटी से, बस साथ में कुछ रिफ्रेशर बुक्स भी लीजिएगा, उसको ये समझिएगा कि किस तरीके से ये ट्रेंड चेंज होते हैं। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर आई थिंक थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, और चौथा आ जाइए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ इस केस में। अगर मैं आपसे लिखूं तो कोई कॉन्फ़िगरेशन भी लिखता हूं मैं यहां पर,
इसमें बेसिकली होता है क्या स्टूडेंट ना, जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल, सो एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू देयर इज नॉट इजी, मतलब फेवरेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है मतलब एफिनिटी होती है वो कार्बन की ज्यादा होती है किससे, नाइट्रोजन से। ऐसा क्यों होता है देखेंगे, कार्बन 6 नाइट्रोजन 7, देखो ये तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब बढ़ रहा है, तो इस केस में इसकी अधिक होनी चाहिए थी बट कार्बन की अधिक होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो लिखेंगे कैसे कार्बन को, 1s2 2s2, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, 2p, कार्बन 6 होता है 2p2, ठीक है, और नाइट्रोजन को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1s2 2s2 2p3, बोलो लिख सकता हूं इसको ऑर्बिटल में, ये बना लेते हैं 1s2, दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p2, दिस इज 1s2 2s2 एंड, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक यहाँ होगा, सॉरी इसको ठीक कर लीजिएगा, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। और वहीं अगर मैं नाइट्रोजन को ड्रॉ करूं तो कैसा होगा, 1s2, दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p3, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए कार्बन के केस में क्या होगा कि जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो यहां तो कितना है, एक इधर है एक इधर है, दो ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के मतलब एफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन, लगाव, एफिनिटी है, तो आसानी से ऐड हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इसकी ज्यादा है। बट नाइट्रोजन के केस में क्या है स्टूडेंट, ये फुल फील्ड कौन, हाफ फील्ड है, देखिए 1 2 3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, मैंने बताया था आपको स्टेबल होते हैं, तो उस केस में यहां इलेक्ट्रॉन ऐड करने में ज्यादा मुश्किल होगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी बल्कि, क्योंकि यहां तो हाफ फील्ड है कॉन्फ़िगरेशन, तो इसलिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। आई थिंक आपको और भी एक्सेप्शन है और भी एग्जाम्पल है, कुछ 16 ग्रुप के मतलब एलिमेंट है, तो उनको भी आपने ध्यान में रखना है। चलो एक्सेप्शन एक 16 ग्रुप का है, वो आप लोग देख लेंगे बुक से, बट मैं आपको एक ट्रेंड यहाँ पर ये बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड होते हैं, देखो EA3 सबसे ज्यादा, फिर EA2, फिर EA1। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई एटम X है, अपनी गैसियस स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड ये कर रहा है, तो काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, X नेगेटिव गैसियस एनाइन में कन्वर्ट हो गया, प्लस कुछ एनर्जी आएगी इसकी, कुछ एनर्जी क्या करेगा, रिलीज ये करेगा, तो उस केस में जो डेल्टा H होगा, जो एनर्जी रिलीज कर रहा है डेल्टा H, वो क्या होगा, माइनस कुछ मतलब नेगेटिव में होगी, होगी ना। अब ये ऑलरेडी क्या बन चुका है, एक्स नेगेटिव गैस बन चुका है, मतलब एनाइन में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसके बाद भी इस पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो आप, अब तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये एनाइन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस एनाइन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो वैसे तो होगा नहीं, बट फिर भी अब आपको बाहर से कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, तो उस केस में एक्स नेगेटिव 2 गैसियस बन जाएगा, लेकिन उस केस में आपका डेल्टा एच क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव। अब आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आ रही है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव है। तो इसी तरीके से तीसरा, अब X2 नेगेटिव गैस हो गया, अब तो भैया इतना नेगेटिव है कि बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, अब जबरदस्ती फिर भी आप दोगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा। उस केस में कन्वर्ट अगर होता है X3 नेगेटिव गैस में, तो उसका डेल्टा H3 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेल्टा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी A3 इज ग्रेटर देन A2, और सबसे कम किसकी होगी, EA1 होगी, ठीक है। ठीक है, तो EA1 और EA2 हमेशा क्या होगा, हमेशा कैसी रिएक्शन होंगी, एंडोथर्मिक होंगी, या एंडोजेरिक बोलते हैं, या एंडोथर्मिक होंगी, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा एनर्जी का रिस्पेक्ट इसमें करना है, एनर्जी के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छे से इस चीज को मतलब देखना है, तो बड़ी आसानी से आप इस चीज को मतलब समझ सकते हैं। तो फिलहाल अब इस लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं यहीं पर, तो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने नोट्स में ऐड कर लें, इसकी यूनिट्स को लिख लें, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं उनको भी देख लें, ठीक है, और कैसे एक ग्रुप और पीरियड में कैसे चेंज होती है। कुछ हेलोजेंस के केस में बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका मतलब एक्सेप्शन, पूछा जाता है कि क्लोरीन का जो ज्यादा होता है फ्लोरीन से, वो मैंने आपको ये समझा दिया, ड्यू टू दिस रिपल्सन एंड साइज, कुछ फैक्टर्स थे वो देख लीजिएगा।